नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश की गोदी मीडिया आजकल देश को बेहद खूबसूरत मंजर दिखा रही है। कहीं मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की अगुवाई कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। कहीं वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। कहीं फूलों की बारिश हो रही है और कहीं मोदी जी का जयकारा लग रहा है। आप कह सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ में जश्न का माहौल है जो दिखाया जा रहा है। लेकिन इसी इंद्रप्रस्थ से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में जश्न नहीं है, जंग है। और ये जंग आपस की है, जहां बीजेपी के दो सबसे ताकतवर नेता मोदी जी के बाद उनके बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। कोल्ड वॉर है, सत्ता संघर्ष है। और जानकार कह रहे हैं लखनऊ में कि कहीं इस लड़ाई के चलते 24 में मोदी जी की लंका ना लग जाए। दोस्तों, सही सुना आपने। अगर देश के सबसे बड़े सूबे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये जंग बढ़ी तो मोदी जी की लंका लग सकती है। और अगर ये घमासान और तेज हुई, ये जो योगी और शाह के खेमों के बीच में तलवारें खींची हुई, ये जो वॉर है, सत्ता संघर्ष है, उत्तराधिकारी की लड़ाई है, ये लड़ाई बढ़ती है, घमासान तेज होती है, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब एक चीज़ दोस्तों आपने नोट करी होगी, गौर किया होगा कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे बड़ा किला है उत्तर प्रदेश, पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से चुनाव दर चुनाव हार रही है, बाई इलेक्शन दर बाई इलेक्शन हार रही है, गोदी मीडिया, जी हाँ, सरकारी मीडिया इस पर बहुत कम फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हार का इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। और अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बुलडोज़र की सरकार, योगी की सरकार, प्रचंड बहुमत वाली सरकार मैनपुरी हारी और रिकॉर्ड वोटों से मैनपुरी हार गई, जहाँ डिम्पल जीती हैं, अखिलेश की पत्नी। उसके बाद खतौली जैसी सीट, मुजफ्फरनगर जो गढ़ रहा बीजेपी का, वहाँ बुरी तरह हार मिली। फिर घोसी में हार मिली, और ऐसी हार जहाँ अमित शाह चुनाव लड़वा रहे थे, वो हार गई, घोसी हार गई। पंचायत के कई उपचुनाव उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहाँ मिर्ज़ापुर, कहाँ जलौन, कहाँ बरेली, कहाँ लखनऊ, कहने को पंचायत का उपचुनाव है लेकिन है सरकारी चुनाव, बीजेपी हारी। ये जो बार बार की हार है, ये संकेत क्या देती है? ये जो बार बार की पराजय है, ये क्या बताती है और क्यों छुपाया जा रहा है इसको आपसे? अब दोस्तों, मोदी जी की अगर आप ये 9.5 साल की यात्रा देखेंगे, गुजरात से दिल्ली तक, इंद्रप्रस्थ तक, या यूँ कहूँ ये जो सत्ता की यात्रा आप देखेंगे, तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि उत्तर प्रदेश इस यात्रा में सबसे अहम पड़ाव है। अगर मोदी जी उत्तर प्रदेश में थोक के भाव सीट ना जीते, जैसे 2014 में 73 सीट जीती, फिर उसके बाद 19 में उन्होंने 64 सीटें जीती, थोक में, होलसेल। अगर ये सीटें उन्होंने यूपी से ना जीती होती तो एक चीज़ तय थी कि मोदी जी शपथ नहीं ले सकते थे, ना 14 में ना 19 में। और ऐसा लग रहा है कि ये जो थोक के भाव, ये जो होलसेल भाव में जो सीटें ले रहे हैं, इस बार कहीं होलसेल से प्राइस रिटेल ना हो जाए, कहीं ये सीटें 50 से कम ना हो जाएं, बिलो 50। और अगर बिलो 50 उत्तर प्रदेश में ये सीटें हो रही हैं, जिसके कारण मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं वजह बताने जा रहा हूँ, अगर 50 से कम सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर बाकी देश में मोदी जी या बीजेपी का क्या हाल होने जा रहा है? और मुझे लगता है इस सवाल को लेकर बीजेपी को खुद नींद नहीं आ रही। और इससे पहले कि इस सवाल का जवाब मैं अपने एक्सपर्ट के साथ आज आपके सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि अमित शाह और योगी की ये जो कोल्ड वार है, इस वार के अंदर थोड़ा मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। ये जंग जो है, ये कैसी जंग है, इस जंग का असर क्या है उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे, मैं कुछ कारण बताना चाहता हूं चंद सेकंड में। अब दोस्तों, योगी जी का एक बड़ा सा किंग साइज अवतार भले ही हिंदुस्तान की राजनीति में क्रिएट कर दिया गया हो कि योगी हैं, बुलडोज़र बाबा है, जहाँ जाते हैं बुलडोज़र चलता है, अपराधी, डकैत, गुंडे, माफिया योगी का नाम सुनते बुलडोज़र से थरथराने लगते हैं। इस तरह की जो इमेज बिल्डिंग की गई है,
हकीकत ये है कि योगी जी को मालूम है, खुद मालूम है उनको कि उनके पास कितनी ताकत है। और योगी जी को शायद एक चीज़ मालूम है कि जो स्क्रीन है यूपी की, उस पर भले ही योगी की तस्वीर दिखाई जा रही है, 70 mm तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन ये जो स्क्रीन है जहाँ पर आप योगी को देख रहे हैं सुबह शाम, योगी भी जानते हैं कि इस स्क्रीन का जो रिमोट है वो अमित शाह के हाथ में। जी हाँ, स्क्रीन पर योगी, रिमोट अमित शाह का। और सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह की बिसात बिछाई अमित शाह ने, वहाँ पर चाहे मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सारी की सारी जमात अमित शाह के हाथ में। मिसाल के तौर पर ये जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। कई कैबिनेट मिनिस्टर जिसमें ए.के. शर्मा, बहुत पावरफुल, मोदी जी के एक ज़माने में सबसे करीबी ब्यूरोक्रेट, जो आंख और कान है गुजरात लॉबी के उत्तर प्रदेश में, ए.के. शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर जितेंद्र प्रसाद, इस तरह के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, मोदी को रिपोर्ट करते हैं। बहुत से तो मंत्री ऐसे हैं जो योगी से बात ही नहीं करते और योगी भी उनसे बात नहीं करते। इसी तरह से पार्टी का जो संगठन है, बीजेपी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश में, वो चाहे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हो या जनरल सेक्रेटरी हो या संगठन महामंत्री हो, जितने भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, उनका रिमोट भी अमित शाह के हाथ में। और यही नहीं, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे और की प्लेयर्स हो, उत्तर प्रदेश में रिमोट अमित शाह के पास है। योगी जी के पास चंद अधिकारी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस के, चंद IAS हैं और चंद IPS हैं, जिसके ज़रिए वो सरकार में आपको दिखते हैं। पूरी की पूरी जो जमात है अमित शाह की है, और यही योगी को बुरा लगता है। यही आप कह सकते हैं योगी जी की सबसे दुखती रग है। और यहीं से ये जंग शुरू होती है, यहीं से ये संघर्ष बढ़ता है। मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? संघर्ष दरअसल ये मोदी के बाद कौन, शाह या योगी, यही जंग है जो गहराती जा रही है। अब बात सिर्फ सरकार की नहीं हो रही कि सरकार में कौन मंत्री सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करता है, कौन मंत्री योगी जी से बात नहीं करता, या फिर संगठन में कौन लोग हैं जिनकी योगी जी से नहीं बनती है, जो बीजेपी की पार्टी को चलाते। बात यहीं तक सीमित नहीं, जितना भी आप कह सकते हैं, जितने भी NDA के पार्टनर हैं, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर संजय निषाद, ये निषादों के बहुत बड़े नेता हैं, योगी से इनकी बात नहीं होती। गोरखपुर के ही हैं, योगी जी से बात नहीं होती, सीधे हॉटलाइन अमित शाह से जुड़ी है। संजय निषाद तस्वीरों में आपको ये हमेशा अमित शाह के साथ देखेंगे, तस्वीरों में आपको ओम प्रकाश राजभर भी अमित शाह के साथ देखे थे। राजभर की भी योगी जी से नहीं बनती, योगी जी के ज़मीन से ही आते हैं, पूर्वांचल से, बात नहीं होती। अनुप्रिया पटेल कहते हैं साहब कुर्मी की बड़ी नेता हैं, ये भी अमित शाह और गुजरात लॉबी के साथ रहती हैं। इनके जो पति हैं, जो MLC हैं, वो भी बात नहीं करते योगी से। और ये जो दारा सिंह चौहान हैं, जो अभी घोसी में ताज़ा चुनाव हारे हैं बुरी तरह, ये भी अमित शाह के ही उम्मीदवार हैं, योगी के नहीं। और शायद अब आप कारण समझ में आ रहा होगा आपको कि दारा सिंह चौहान क्यों हार गए। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैनपुरी क्यों हार गए, खतौली क्यों हार गए, उपचुनाव क्यों हार गए। हार का कारण धीरे धीरे दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। जंग, जी हाँ, वो जंग जो लंका लगा सकता है मोदी जी की। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये जो कोल्ड वॉर है, योगी वर्सेस शाह, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यानी सरकार के नंबर 2 दिल्ली में और सरकार के नंबर 1 उत्तर प्रदेश में, ये जो डबल इंजन की सरकार के भीतर, ये जो आप कह सकते हैं एक तरह का घमासान है, इसके जो नतीजे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो चुनावों में दिख रहा है। एक के बाद एक चुनाव बीजेपी हार रही है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि ये जो घमासान है योगी और शाह के बीच, ये घमासान बढ़ रही है, ये जंग और तेज हो रही है, तलवारों में और ज़्यादा धार दी जा रही है, और इसका एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के प्रॉस्पेक्ट्स पे पड़ रहा है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मोदी जी के कैंपेन में आएगा 2024 के।
और इसी को आज मैं डाइसेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलेंगे प्रोफेसर रवि कांत के पास लखनऊ और उनसे ही पूछेंगे कि क्या लंका लगने वाली है। चलते हैं प्रोफेसर रवि कांत जी के पास। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में ये जो जंग है, सियासत की सबसे बड़ी जंग, सत्ता का सबसे बड़ा संघर्ष, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, ये जो लड़ाई है बीजेपी के अंदर, या आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का भाजपा का जो संगठन, इसकी ये जो लड़ाई है, जहां पर संगठन और सरकार बटी जा रही है, एक अमित शाह खेमा, एक योगी खेमा। और हमने देखा जिस तरह से मैनपुरी का बाई इलेक्शन हार गई बीजेपी, हमने देखा खतौली का बाई इलेक्शन हार गई, हमने देखा घोसी का बाई इलेक्शन हार गई बीजेपी, प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी। हमने देखा कि जो पंचायत के उपचुनाव थे, चाहे वो मिर्जापुर में हो रहे हो, चाहे लखनऊ में हो रहे हो, चाहे बरेली में हो रहे हो, चाहे जालौन में हो रहे हो, सब हार गए। योगी जी, वो बुलडोजर कहां चला गया? तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सत्ता संघर्ष है अमित शाह और योगी का, कहीं लंका ना लगा दे मोदी जी की 24 में। दीपक जी, ये संघर्ष कितना गहरा है आप इससे समझ सकते हैं कि अंदर खाने तलवारें खिंची हुई हैं, एक दूसरे की पांव तले की जमीन खोदने की कोशिश हो रही है, लगातार हो रही है। और योगी जी के बारे में तो मोदी जी कहते रहे कि योगी है उपयोगी, लेकिन उनके ही नंबर 2, वो गुजराती लॉबी के नंबर 2, वही योगी जी को चौतरफा घेर रहे हैं और उन्होंने अपने सारे प्यादों को सजा रखा है। और अमित शाह के हाथ में बहुत पूरी डोर है। स्क्रीन पर आपको दिखते तो योगी जी है, लेकिन जो भीतर खाने जो सारी घेरेबंदी है वो अमित शाह की है। चुन चुन करके सारे प्यादों को उन्होंने, आप कह रहे हैं कि रिमोट अमित शाह के हाथ में? बिल्कुल बिल्कुल, उन सारे प्यादों का रिमोट अमित शाह के हाथ में है, वो संचालित कर रहे हैं। स्क्रीन पर अमित शाह, स्क्रीन पर योगी हैं और रिमोट जो है वो अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में है। और जितने भी योगी जी के इर्द गिर्द लोग हैं जिनके आपने नाम गिनाए हैं, उन सारे लोगों की कमान, डिप्टी सीएम से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, और जो सोशल इंजीनियरिंग रही है अमित शाह की, अति पिछड़े जाति के जितने भी लीडर हैं, वो उन सब की कमान अमित शाह के हाथ में है। योगी जी को चौतरफा घेरा गया है, और इसलिए घेरा गया है कि योगी जी के पास एक अपनी अलग ताकत है। वो हिंदुत्व का नारा ही नहीं देने वाले हैं, बल्कि हिंदुत्व के चोले में है। तो अमित शाह को यह खतरा है, इसलिए वो लगातार उनको चेक कर रहे हैं, उनको घेरेबंदी कर रहे हैं। लेकिन योगी जी भी कम नहीं है। योगी जी जितना है, जो अपने कुछ खास अधिकारियों के जरिए जो वो काम कर रहे हैं, वो लगातार शाह को मात देने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इस सत्ता संघर्ष में जी, आपने तो पूरा दौर देखा है, काशीराम का दौर देखा आपने, मायावती का दौर देखा आपने, फिर ये देखा कि ये जो छोटे छोटे जातियों से निकले हुए नेता हैं कैसे छत्रप बन गए छोटे छोटे जिलों के, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, जैसे गोरखपुर से आने वाले संजय निषाद हैं, सारे निषाद वोटों के कहते हैं साहब सबसे बड़े ठेकेदार हैं। अनुप्रिया पटेल हैं जो कहती हैं साहब हम कुर्मी वोट के, हम असली बैंकर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुर्मी के। तो इस तरह से, और फिर अभी दारा सिंह चौहान, ये जो नेता हैं जातियों के नेता हैं। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि जितने भी नेता हैं, संजय निषाद, राजभर या फिर दारा सिंह चौहान, ये सब रिपोर्ट अमित शाह को करते हैं। तो योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी क्या देख रहे हैं? चश्मदीद हैं क्या हैं, या मुख्यमंत्री हैं? हकीकत क्या है डॉक्टर साहब? हकीकत ये है कि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, और वो भी उनसे उतना नहीं संभल रहा है। उन्होंने बुलडोजर राज कायम करने की कोशिश की, तो वो भय और आतंक तो योगी जी ने पैदा कर लिया लोगों के बीच में, और अपने समर्थकों के बीच में उन्होंने योगी जी का पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो राजनीति में शहमात का गेम होता है, जो प्यादे बिठाए जाते हैं, उसका रिमोट तो अमित शाह के हाथ में है। और अमित शाह ने चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी है, और वो नहीं चाहते हैं कि योगी जी का रथ दिल्ली की तरफ जाए, इंद्रप्रस्थ की तरफ बढ़े, उसको बीच में ही कहीं ना कहीं
ध्वस्त कर दिया जाए, ये पूरी कोशिश अमित शाह की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, तलवारें खिंची हुई हैं और इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में उपयोगी कहने वाले मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं तलवारें खिंची हुई हैं, हर आदमी दूसरे आदमी की जो है पांव से नीचे से मट्टी खोद रहा है? कहीं इन्हीं सब संघर्ष के बीच में मैनपुरी की सीट, खतौली की सीट, घोसी की सीट, तमाम उपचुनाव जो हार गए बीजेपी, क्या ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई निर्णायक आपको दिखती है? इस लड़ाई की वजह से आपस की जो लड़ाई है, जिसे हम लोग भीतर घात कहते हैं, क्या इस चक्कर में बीजेपी कमजोर होती जा रही है, हर चुनाव हारती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में? डेफिनेटली दीपक जी, और इसके इतिहास भी गवाह रहा है कि किस तरह से भीतरघात हुई है और जिसमें सत्ताएं गई हैं, सत्ता के सिंहासनों पर लोगों ने कब्जा किया है और हटाया भी है। वही हालात इस समय उत्तर प्रदेश में भी है कि जहां लगातार योगी को चेक किया जा रहा है कि योगी का रथ कहीं इंद्रप्रस्थ की तरफ ना बढ़े, और उसी का ये परिणाम था कि घोसी का उपचुनाव हारे, मैनपुरी का, खतौली का, और जो पंचायत के चुनाव हुए वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह की पराजय झेली। तो ये इसी संघर्ष का नतीजा है, इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदता का नतीजा है कि जिसमें मात खा रही है भारतीय जनता पार्टी। और योगी आदित्यनाथ उस बात को देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार कई राज्यों में कमजोर होते चले जा रहे हैं। 11 राज्यों में तो वैसे ही विपक्ष की सरकार है, 28 राजनीतिक दलों का वो इंडिया अलायंस बन चुका है, जहां पे वो बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर के झारखंड तक बेहद कमजोर हो चुके हैं। और अगर उत्तर प्रदेश कहीं कमजोर हो जाता है तो नरेंद्र मोदी का वो सपना नहीं पूरा हो पाएगा जो उन्होंने देखा है कि नेहरू के वृक्ष जाकर के वो खड़े हो जाएं। और ये बात योगी जी भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, लेकिन अमित शाह इस बात को भी जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ का रथ कहीं इंद्रप्रस्थ की तरफ बढ़ सकता है तो फिर सबसे बड़ा खतरा उनके लिए है, उनकी नंबर 2 की कुर्सी का क्या होगा। और इसीलिए उन्होंने चारों तरफ अपने लोगों को बिठा रखा है जो लगातार रिमोट लेकर के योगी जी की घेराबंदी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो यहाँ से निकलता है, आपके जवाब से जो सवाल निकलता है, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। अगर आप कह रहे हैं कि एक चीज तो तय है कि भाई योगी और अमित शाह के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है और इन रिश्तों के चलते, खराब रिश्तों के चलते पार्टी का भी सत्यानाश हो रहा है, पार्टी भी बढ़ती चली जा रही है। इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि जो इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो इकट्ठे हो गए, जयंत चौधरी इकट्ठे हो गए, नीतीश कुमार भी हो सकता है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित फेस हैं इस वक्त, देश का सबसे बड़ा कांग्रेस के चीफ, ये भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, बाराबंकी से, मतलब सेंट्रल यूपी से कहीं लड़ सकते हैं, या और भी किसी जगह से लड़ सकते हैं। तो खड़गे का लड़ना, फिर आप खुद कहते हैं कि आखिरी टाइम पे मायावती भी आ सकती हैं और शामिल हो सकती। अगर ये सब कुछ ऐसा ही हुआ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई और इंडिया अलायंस का मजबूत होना, इंडिया का मजबूत होना, सारे जातिगत समीकरण इंडिया के फेवर में जाना और बीजेपी में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई, दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई, अगर ऐसा है तो सिनेरियो आपको क्या दिख रहा है? तो दीपक जी, आप चुनाव के पहले देखिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो गढ़ है जहां से दिल्ली तय होना है कि इंडिया अलायंस वहां पर पहुंचेगा या फिर नरेंद्र मोदी पुनर्वापसी करेंगे, तीसरी बार सत्ता में होंगे। और जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां पर आपने जो बताया ना, सपा है, बीएसपी है, आरएलडी है और कांग्रेस पार्टी भी तेजी से उभरते हुए दिखाई पड़ रही है। लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में उभर रहा है और खड़गे साहब उसके ट्रम्प कार्ड हैं। और यहां पर अगर खड़गे साहब चुनाव लड़ते हैं तो डेफिनेटली 21.5% जो दलित वोट है और इसके अलावा जो अति पिछड़ा है, जो सपा के साथ जाने में कंफर्ट नहीं होता है, वो कांग्रेस की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ आएगा। और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही आपको तस्वीर साफ दिखने लगेगी कि जो 62 का आंकड़ा है बीजेपी का अभी उत्तर प्रदेश में, वो 26 पर सिमटते हुए नजर आएगा और चुनाव का फैसला भी करीब करीब पहले आपको दिखेगा। आपको फिर, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत कशमकश करने की जरूरत होगी। हाँ, ये जरूर है कि बम्बार्टमेंट होगा, पैसा और ब्रांडिंग, मीडिया, ये सारी चीजें लगेंगी, लेकिन इंडिया अलायंस और
बीजेपी की अपनी अंदरूनी लड़ाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जानते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी जी वहां होते हैं तो फिर उनको डिच किया जाएगा। वो लखनऊ में भी नहीं रह पाएंगे, शायद गोरखपुर उनको जाना पड़े या फिर दिल्ली जाए तो दूसरी भूमिका में। इसलिए वो भी अपने हथियार नहीं डालने वाले हैं, उस समय के साथ वो भी प्रयोग करें। जी, लास्ट क्वेश्चन और बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है। अगर आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत घातक साबित हो सकती है बीजेपी को, अमित शाह वर्सेस योगी, तो क्या नरेंद्र मोदी इसमें निगोशिएट करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी इस लड़ाई में एक कोई समझौता कराएंगे, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, या ये संघर्ष इतना गहरा है कि अब मोदी के बस का नहीं है? डेफिनेटली मोदी जी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ उनके करने से कुछ होगा, क्योंकि अमित शाह क्या जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी अपने आप को मान रहे हैं, क्या वो छोड़ देंगे? क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश अच्छा परिणाम लेकर के अगर जाता है, दिल्ली और मोदी की ताजपोशी होती है, तो स्वाभाविक रूप से योगी आदित्यनाथ उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो ऐसे में अमित शाह की भूमिका फिर बेहद कमजोर हो जाएगी, और ये वो मौका नहीं देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो हो सकता है कि अमित शाह के जरिए नरेंद्र मोदी कोशिश करें, और मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो 2025 तक आते आते योगी को यहां से जाना पड़ेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि 2025 में हमारी विदाई तय होनी है, हमें गोरखपुर वापस भेजा जाएगा, क्योंकि अमित शाह को लॉन्च करना है उनको। तो ये दुधारी तलवार है, इस पर नरेंद्र मोदी क्या चल पाएंगे, ये उनकी बहुत परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि उनके लिए अमित शाह जितने महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें दिल्ली की कुर्सी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका उपयोगिता उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की होगी। दो धारी तलवार है, एक तरफ अमित शाह हैं जो उनके राजदार हैं, हमराज, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो थोक के भाव मोदी जी को सीट देने जा रहे हैं। बाकी पसोपेश में है, और मैं फिर वही कहूंगा कि लंका न लग जाए, मुझे इस बात की आशंका ज्यादा है अगर ये टकराव बढ़ा। डॉक्टर साहब आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया हमें, और बहुत आसानी से समझाया भी स्थितियों को, और बहुत बेखौफ होकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।